हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जो विकास होता है क्रम के अनुसार ही होता है। यानी जो बच्चा होता है, सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा दौड़ना सीखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई अचानक से परिवर्तन होता है, धीरे धीरे समय के साथ अनफोल्ड होने वाली प्रक्रिया है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं होता कि हम 5 साल के थे, अचानक से रात में से और 20 साल के हो गए, ऐसा तो होता नहीं। तो वो अचानक से होने वाला परिवर्तन नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है, समय के साथ अनफोल्ड होने वाला परिवर्तन है, क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये तो विकास का सिद्धांत होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बी ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है, और यही हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है ना। देखिए, जो विकास होता है इसकी एक विशिष्ट दिशा होती है। हम लोगों ने विकास के सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विकास के 2 डायरेक्शन होते हैं। एक तो आपका होता है शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि सेफलोकॉर्डर प्रिंसिपल, जो कि कहता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उस पर बच्चे का धीरे धीरे कंट्रोल आता है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है कि जो हमारा विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, यानी कि केंद्र से परिधियों की तरह होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े थे। यानी विकास की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। बट यहाँ पर दे रखा है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, तो यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है। यानी यही विकास के सिद्धांत का प्रिंसिपल नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, कुछ हद तक भविष्य विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपने देखे होंगे कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेज तराक होते हैं, किसी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, तो उनके बारे में हम कह देते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। यानी क्या करते हैं, हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ पूर्वानुमान लगा पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से पूर्वानुमान लगा पाते हैं, कुछ हद तक ही हम उस बच्चे के बारे में प्रेडिक्टेशन कर पाते हैं, पूर्वानुमान लगा पाते हैं। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन का रखा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये किसके कारण से होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होता है। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों का उत्पाद क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास। तो 3 बातें यहाँ पर सही दे रखी थी, बट हमसे गलत पूछ रखा था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है, जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। जो उनकी पहली अवस्था है उसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी चालक अवस्था है, फिर इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, इसके बाद में जो इनकी दूसरी वाली स्टेज है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। और तीसरी वाली इनकी स्टेज कौन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और इनकी लास्ट वाली स्टेज कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है ना। तो ये जो है जीन पियाजे की 4th स्टेज है, अवस्थाएं हैं, जिसको कि आप SPCF के थ्रू याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है जिसको कि मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए बात क्या की गई है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस चरण में, यानी कि किस अवस्था में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। अब देखिए, जो केंद्रीयता होती है ना, जो सेंट्राइजेशन होता है, वो किस स्टेज में होते हैं बच्चे के, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है तो उसका ध्यान एक ही चीज़ पर केंद्रित होता है। इसके लिए जीन पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है, जो कि आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी करके देखा होगा। ठीक है, जनरली ऐसा सभी लोग करते ही हैं। अगर आपने नहीं किया तो 2 से 7 साल के बच्चे के साथ में आप ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 2 से 7 साल का जो बच्चा है उसको कभी
जो है 5 के 5 सिक्के उसके सामने रखिएगा और 5 का एक नोट रखिएगा। बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर सिक्कों को लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसका ध्यान ही इस चीज़ पे केंद्रित होता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका ध्यान क्वांटिटी पे नहीं रहता है, मात्रा पे नहीं रहता, उसका ध्यान सिर्फ शेप और साइज पे रहता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि है तो वो 5 ही रुपए, चाहे मुझे 5 के 5 सिक्के मिले या फिर 5 के एक नोट मिले। ठीक है, वो ये समझता है कि जो सिक्के ज़्यादा दिख रहे हैं, नोट तो एक ही है ना। तो इसलिए जो बच्चा होता है वहाँ पर वो सिक्कों को लेना पसंद करता है, नोट को नहीं लेता है ना। आप ये चीज़ करके भी देखे होंगे या फिर करके भी देख सकते हैं, जो कि बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है तब यहाँ पर करता है। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, जो उसका थॉट होता है, जो उसकी थिंकिंग होती है, वो सेंट्राइजेशन होती है, एक ही जगह पर केंद्रित होती है। ये होता है आपका केंद्रीकरण। ठीक है, इसके लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाता है। बच्चा यहाँ पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, वो उससे उभर चुका है, वो तार्किक चिंतन कर रहा है, तर्क कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो बच्चा कौन सी स्टेज में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। यानी 7 से लेकर के 11 साल तक का जो बच्चा होगा वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि क्वांटिटी तो सेम ही है, मात्रा तो सेम ही है, चाहे हम 5 की एक नोट ले लें, चाहे हम 5 के 5 सिक्के ले लें, क्योंकि बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है, वो हर चीज़ के लिए लॉजिक करता है, तर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा। देखिए, जब भी लेव वाइगोस्की का नाम आपको अपने क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आप 3 चीज़ों की तरफ चले जाइएगा, समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति और लैंग्वेज। इन तीनों की बात कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे। ठीक है, और ये ट्रिक्स मैंने नोट्स में भी ऐड करे, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमें एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, बट एग्जाम टाइम में एग्जाम प्रेशर की वजह से वो सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। इसलिए जो नोट्स है उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स ऐड कर रखे हैं, जो कि आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे और वहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें SCL की, यानी कि जो बच्चा होता है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा संस्कृति, जो बच्चे की कल्चर होती है, ये भी उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और हर बच्चे की संस्कृति क्या होती है, अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की संस्कृति में कुछ अलग रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं और किसी बच्चे की संस्कृति में कुछ अलग रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। तो बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, उन्हीं चीज़ों को फॉलो भी करेगा, है ना। इसके अलावा जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, ये भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इवन जो लेव वाइगोस्की वो तो कहते हैं जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, निर्धारित करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ों की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दे सकता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार समाज, तो भी आपका ए ऑप्शन सही होता है, संस्कृति, तो भी आपका ए ऑप्शन सही होता है, क्योंकि तीनों की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। बाधा नहीं डालती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका। बच्चे के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होते हैं। देखिए, संवेगात्मक विकास की इन्होंने बात नहीं की है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर कि बच्चे के विकास में कोई भूमिका ही नहीं होती। तो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाए, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है ये इसी चीज़ पर आधारित ही है। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, और ये 3 चीज़ों की बात ही करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति को आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। अब देखिए, व्यवहारवादी कक्षा तो ये होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें अनुकरण की बात की जा रही है ना। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो निष्क्रिय होता है, एक तरीके से बार बार बच्चे को चीज़ें रिपीट करवाई जाती हैं, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा NCF जो NEP है, किस पर आधारित है, रचनावाद पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी बच्चे क्या करे, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करे, कुछ खोजे, कुछ अन्वेषण करके चीज़ों को सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम तो होगा ही नहीं, क्योंकि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में सिर्फ टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव ही नहीं होता है, बच्चा निष्क्रिय होता है। और जो बच्चे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार के क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील क्लासरूम की बात हो रही है। इसमें जो बच्चा होता है किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन रखता है, जो टीचर होते हैं वो उसके क्वेश्चनों का आंसर भी देते हैं। बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है, समूह में चीज़ों को सीखता है, प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। ठीक है, बच्चा एक्टिव होकर किसी चीज़ को सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। और जो टीचर का रोल होता है वहाँ पर वो सुगमकर्ता के रूप में होता है, यानी कि बच्चे के सीखने को सुगम बनाता है टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर
सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित यानी एग्जाम सेंटर, ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने लैंग्वेज की तो बात की है, बट 3 प्रकार के लैंग्वेज की बात की है ना। ये कहते हैं जो बच्चा होता है जब खुद से बातचीत करता है, ठीक है, बाहर जोर जोर से बोल बोल कर, तो उसको इन्होंने नाम दिया प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वार्ता। और इसके पहले जो इन्होंने स्पीच बता रखी है वो क्या है, सामाजिक स्पीच यानी कि सोशियो स्पीच। बच्चा समाज से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को सीखता है ना। इसके अलावा जो दूसरी इन्होंने स्पीच बता रखी है वो है प्राइवेट स्पीच, है ना। ये हमारे अंदर भी डेवलप होती है। खैर हम तो अब बड़े हो गए, तो हमारे अंदर तीनों प्रकार की स्पीच है, सोशियो स्पीच भी है, प्राइवेट स्पीच भी है और साइलेंट इनर स्पीच भी है, ठीक है, या फिर इसको इनर स्पीच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो SPI के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जब बच्चा बाहर खुद से बोल बोल कर जोर जोर से बातें कर रहा है, वो आवाज़ सबको सुनाई देगी कि बच्चा क्या खुद से बात करता है। जैसे कभी कभी बातें करते हैं हम लोग भी, ठीक है, कि अरे मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, है ना। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम सबके सामने बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइलेंट इनर स्पीच करते हैं। यानी जो चीज़ें हम बाहर बोल के व्यक्त कर रहे थे, अब हम अंदर खुद से बात कर लेते हैं, मन में ही बात करना एक तरीके से, ठीक है। तो तीनों प्रकार की स्पीच जो है हमारे अंदर होती है। जो छोटा बच्चा है उसके अंदर मान लीजिए भी सामाजिक स्पीच होती है, फिर उसके बाद में प्राइवेट स्पीच आती है। जो बच्चा लगभग 3 साल का होता है उसके अंदर प्राइवेट स्पीच आ जाती है। बच्चा अगर आपने देखेंगे 3 साल तक के बच्चे को, तो कभी कभी खुद से बातचीत करता है कि अरे मेरा टॉय सही से काम नहीं कर रहा है, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो वही होती है आपकी प्राइवेट स्पीच। और ऐसा करके जो बच्चे होते हैं अपने विचार को, अपने थॉट को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, है ना। इसके बाद में आती है साइलेंट इनर स्पीच, जो कि 6 साल तक के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। जो साइलेंट इनर स्पीच होती है यानी जो 6 साल तक का बच्चा है वो अंदर मन में ही खुद से बातचीत कर लेता है, जो आवाज़ होती है उसकी किसी दूसरे को सुनाई भी नहीं देती है ना। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की स्पीच की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर हमसे पूछ रखा था कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण हो जाएगा, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच, है ना। तो यहाँ पर निजी वाक्य, इसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके जो बच्चे होते हैं अपनी सोच को, अपने विचार को एक डायरेक्शन देते हैं, है ना, अपनी सोच को विनियमित करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। और इसको क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, ठीक है, यानी बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईगो सेंट्रिक स्पीच, देखिए ईगो सेंट्रिक जो स्पीच है, ये जो प्राइवेट स्पीच है, इसी को जीन पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं, यानी कि आत्म केंद्रित स्पीच कहते हैं। कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग उनके थॉट भी हैं। तो लेव वाइगोस्की जब बच्चा खुद से बातचीत करता है तो उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, बट जीन पियाजे जब बच्चा खुद से बातचीत करता है तो उसको ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, यानी कि आत्म केंद्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे लेव वाइगोस्की के बारे में पूछ रखा है, यह आत्मकेंद्रित भाषा और इसको भी बढ़ावा देना चाहिए, बट हमसे यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछ रखा है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछता तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता, बट लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछ रखा है तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर ईगो सेंट्रिक स्पीच पूछे तो वो भी आपके जीन पियाजे के द्वारा दी गई है, और प्राइवेट स्पीच को ही ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा जाता है जब बच्चा खुद से बातचीत करता है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण है। अब देखिए हमारे समाज में जनरली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टीरियोटाइप से कहीं पर कुछ हो रखा है तो वहाँ पर कहते हैं जाना नहीं है, ठीक है। या फिर कहीं घरों में पूजा कुछ होती है जिसमें कि जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या होता है कि गर्ल्स को ये पूजा नहीं देखनी है ना। तो ये सारी जो धारणा ये क्या है, पुरानी सोच, पुरानी विचार धारणाएं हैं जो कि हमारे घरों में या फिर हमारे समाज में लंबे टाइम से चली आ रही हैं, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि जो बिल्ली अगर वो रास्ता काट दी तो उधर जाना नहीं, तो कुछ अशुभ हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक पुरानी विचार धारणा है, एक पुरानी थॉट है, पुरानी सोच है, ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं। इसके अलावा जो जेंडर होते हैं उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उनके साथ में भी स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें की जाती हैं। जो मेल होते हैं उनको कई बार जो है ब्लू कलर से रिलेट किया जाता है ना, कि ब्लू जो कलर है यानी जो नीला कलर है वो लड़कों को ही पसंद होता है, पिंक कलर लड़कियों को पसंद होता है। तो यहाँ पर जो धारणा है किस तरीके की धारणा को प्रदर्शित कर रहा है, स्टीरियोटाइप धारणा को, है ना, किसी एक पक्ष को किसी एक जेंडर के साथ में रिलेट करना। जैसे कि जो लड़कियाँ उनके लिए कह देता है कि लड़कियाँ मैथ साइंस में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ साइंस में अच्छे होते हैं। तो ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी सोच ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर समता की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, जेंडर समानता की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्वप्रता स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग कब होता है, जब बच्चा एक ही क्वेश्चन के अनेक उत्तर दे पाए, ठीक है, कई डायरेक्शन में सोच पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका एक ही आंसर दे पाएंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन होगा ही नहीं। भारत में कितने राज्य है, तो इसका भी आप एक ही आंसर दे पाएंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा आप इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही लिमिटेड है ना। इसके अलावा सी ऑप्शन की बात करें तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आप एक ही आंसर दे सकते हैं, इसके अलावा आप कोई आंसर नहीं बता पाएंगे, है ना। बट जो डी ऑप्शन है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। देखिए, जब भी विभिन्न तरीके से सोचने की बात की जाए तो वो हमेशा ही क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा क्योंकि बच्चे अनेक डायरेक्शन में यहाँ पर सोच पाते हैं, कई प्रकार की, मतलब एक ही क्वेश्चन के कई प्रकार के सोल्यूशन बच्चा यहाँ पर बता पाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी विभिन्न तरीकों से सोचने की बात की जाए तो वहाँ पर आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूहों के बच्चों सहभागिता को प्रतिबंधित करता है। नहीं, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो समावेशी शिक्षा है तो सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर इंक्लूड, समाहित करने की बात करती है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। अगर हम सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करते हैं, समाहित करते हैं, तो इससे हेल्प मिलती है बच्चों को सीखने में, बाधा या रुकावट नहीं होती है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन का दे रखा है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विविधता होते हुए विद्यालय में संबोधित किया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। समावेशन का मतलब ये होता है कि चाहे बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, ठीक है, या फिर बच्चों को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो, हम सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर इंक्लूड करेंगे और बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। केवल विकलांग बालकों के लिए नहीं होता है, यहाँ पर विकलांग वर्ड भी गलत है, यहाँ पर दिव्यांग होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका आरटी है वो क्या कहता है कि विकलांगता वर्ड का हमें यूज नहीं करना, दिव्यांग वर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिव्यांग छात्र होते हैं या फिर जो डिसेबल बच्चा होता है या फिर किसको जो बच्चा होता है जो कि वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ है ना, सभी प्रकार के बच्चों को, जो सामान्य बच्चा है, जो गिफ्टेड बच्चा है, सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करना है, समाहित करना है और बच्चे के ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है, यानी कि एज पर नीड एजुकेशन की बात कौन करती है, समावेशी शिक्षा कहती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या रखा है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है, उनके लिए अलग शंकाएं बनाकर। अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि वंचित समूह से बच्चा है या फिर कहीं से भी आ रखा है, उसको अलग थलग नहीं करना है, उसको समाहित करके इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये तो होगा नहीं। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य है, फिर से गलत दे रखा है। उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करना है, उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है हम उसका उपहास उड़ाएं, एक तरीके से मजाक उड़ाएं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। बच्चे के ऊपर इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ा के, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। जब एक टीचर, ठीक है, बच्चों से इमोशनली रूप से कनेक्ट होता है तो बच्चा वहाँ पर चीज़ों को सीखना चाहता है, ठीक है, और जब टीचर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, उनको इंकरेज करता है किसी चीज़ के लिए कि नहीं तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ठीक है, तो बच्चा भी वहाँ पर चीज़ों को सीखना देता है। कि जो बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने टीचर पे कि अगर एक बार उनके मम्मी पापा कुछ चीज़ बोल दे तो वो उनको गलत मानेंगे, ठीक है, जो टीचर ने कह दिया वो उस चीज़ को सही मान लेते हैं। तो इसलिए जो टीचर होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को सिखाने में, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा इमोशनल रूप से कनेक्ट हो जाता है टीचर से कि टीचर अगर डांट दे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा खराब लग जाता है, ठीक है, उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कहा था जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी दंड इस तरीके की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करना है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी
जिसकी दृष्टि कम के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका दे रखा है। जिसकी दृष्टि कम है जिस बच्चे की, ऐसा थोड़ी कह रखा है कि बच्चे को दिखता ही नहीं है कुछ, यहाँ पर कह रखा है कि बच्चे की दृष्टि कम है, ठीक है, यानी उसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में अगर हम बच्चे को आवर्धक लेंस प्रोवाइड करें तो बच्चे को देखने में हेल्प मिलेगी। तो ये तो बात सही है, यानी कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। तब देखिए ए वाले ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है, तो एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, यानी मौखिक रूप से बताना। ये भी बात सही दे रखी है, क्योंकि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस चीज़ को बता दें, ठीक है, तो बच्चा सुनकर भी चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये भी बात सही है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है। थर्ड ऑप्शन क्या रखा है, दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना, ठीक है, बहुत से। तो यही बात यहाँ पर गलत रही, क्योंकि बच्चे को देखने में ही दिक्कत है और उसके सामने हम तमाम दृश्यिक प्रस्तुतिकरण किए जा रहे हैं, तो क्या बच्चा उससे चीज़ों को समझ पाएगा, हेल्प मिलेगी उसको? नहीं, उसको दिक्कत होगी, है ना। तो यही बात यहाँ पर गलत दे रखी है, तो थर्ड वाला हमारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए अब थर्ड इसमें दे रखा है, तो थर्ड तो यहाँ पर होगा ही नहीं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है टाइम बचाना है अपना, ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन रीड करने बैठ गए, फटाफट से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जो ऑप्शन आपको सही लगे, मतलब जो ऑप्शन आपके कट जाए, तो बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपको इस पर ही अपना उमार फिलअप करके आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं कि सभी ऑप्शनों को रीड करने बैठ जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इसलिए काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्या है, सही दे रखा था, थर्ड यहाँ पर गलत दे रखा था, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ है, यही क्या है, एक बच्चा जो कि जिसकी दृष्टि कम है उसके लिए उपयुक्त समायोजन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे जो मैंने नोट्स के लिए नंबर दे रखे हैं वहाँ पर भी उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं, इसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।